Welcome back to my channel. Today we are going to cover the part 6th, in which we are going to cover the technological and the institutional reforms. ठीक है, let's begin. Important terms. देखो सबसे पहले कुछ important terms हैं, उसको समझते हैं कि कौन कौन सी important terms हैं. फर्स्ट होता है इरीगेशन. इरीगेशन होता है सिंचाई. Irrigation means the action of applying water to the land or to supply crops and other plants with necessary water. ठीक है, तो बेसिकली इरिगेशन क्या होता है? अप्लाइंग वाटर टू द लैंड, ठीक है, और टू द क्रॉप्स और अदर प्लांट्स. ठीक है, तो जो पानी में खेतों में जो पानी लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? इरिगेशन कहा जाता है. इरिगेशन इंक्लूड्स अ नेटवर्क ऑफ मेजर एंड माइनर कैनाल्स फ्रॉम इंडियन रिवर्स, ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड सिस्टम, टैंक्स एंड अदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स फॉर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़. तो इरिगेशन जो है वो किस किस तरीके से होता है? इस इरिगेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है नालियाँ जैसी होती है ना, वैसे मेजर और माइनर कैनाल्स. ठीक है, जो कि जोड़ती हैं. कैनाल्स किसको जोड़ती हैं? इंडियन रिवर्स को खेतों से जोड़ती हैं. ये खेत है तुम्हारा, यहाँ पर ये नदी बहती आ रही है जिसमें से यहाँ पानी काट दिया जाता है और ये खेतों में आके खेतों में पहुँच जाता है. ऐसे ही ग्राउंड वाटर वेल बेस्ड सिस्टम होते हैं, यानी कि ट्यूबवेल्स का सिस्टम. टैंक्स के थ्रू पानी को खेतों तक पहुंचाया जाता है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं जहां पर जो बारिश का पानी है उसे इकट्ठा किया जाता है और उसे फिर खेतों तक पहुंचाया जाता है. तो ये सारे इरिगेशन सिस्टम्स हैं. ठीक है, ICAR इसको हम समझेंगे अभी आगे डिटेल में. वैसे इसकी फुल फॉर्म समझ लो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च. ये बॉडी इसलिए बनाई गई थी, यानी बॉडी का मतलब होता है यहाँ पर, ये जो संस्था है ये इसलिए बनाई गई थी ताकि एग्रीकल्चर एजुकेशन और रिसर्च को इंडिया में बढ़ावा दिया जा सके. ठीक है, एग्रीकल्चर के ऊपर पढ़ाई हो सके, उसके ऊपर रिसर्च हो सके. अगली है ऑर्गेनिक फार्मिंग. ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ द प्रोडक्शन सिस्टम विच अवॉइड्स और लार्जली एक्सक्लूड्स द यूज़ ऑफ सिंथेटिकली कंपाउंडेड फर्टिलाइजर्स. ठीक है, ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम क्या करते हैं? फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, ग्रोथ रेगुलेटर्स का यूज़ नहीं करते, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का यूज़ नहीं करते, लाइव स्टॉक्स, फूड एडिटिव्स. ठीक है, इनका जो यूज़ है वो नहीं करते हम लोग. तो बेसिकली हम क्या करते हैं? नेचुरली जो ग्रोथ है, नेचर के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ होनी चाहिए उसी नेचुरल ग्रोथ पे हम डिपेंडेंट होते हैं. तो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है जहाँ पर मैन्योर खाद का इस्तेमाल होता है और नेचुरली इसको ग्रो किया जाता है. उस पर कोई भी फर्टिलाइज़र या केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता ऑर्गेनिक फार्मिंग में. अगला है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और इसे कहते हैं MSP. अ मिनिमम गारंटेड प्राइस ऑफ अ क्रॉप फिक्स्ड एंड अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट बिफोर द स्टार्ट ऑफ द क्रॉपिंग सीजन. ठीक है, MSP क्या होता है? MSP होता है मिनिमम प्राइस. ठीक है, मिनिमम गारंटेड प्राइस किसी भी क्रॉप का. ठीक है, जो कि फिक्स्ड होता है और अनाउंस कौन करता है? इसे गवर्नमेंट अनाउंस करती है. क्या मतलब है इसका? जैसे गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि किसी भी फसल का मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस यानी कि MSP कितना होगा. फिर मार्केट में उससे सस्ता कोई भी नहीं, मतलब उससे सस्ता जो है कोई भी नहीं खरीदेगा उससे. ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब होता है कि इतना तो देना ही पड़ेगा. ठीक है, यानी कि अगर नॉर्मल सी मैं बात करूं कि गेहूं के लिए अगर गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि उसका उसका जो प्राइस है वो 17 रुपये 18 रुपये पर केजी है, तो इससे कम में कोई भी जो ट्रेडर होंगे वो नहीं खरीदेंगे, क्योंकि ये गवर्नमेंट ने अनाउंस किया हुआ है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस है ये. ठीक है, इसे कौन अनाउंस करता है? गवर्नमेंट अनाउंस करती है. ठीक है, उससे महंगा आप बेच सकते हो या उतने प्राइस पे तो आपको मतलब गवर्नमेंट तुमसे खरीद लेगी गेहूँ. ठीक है, जो किसान है उनसे गेहूँ कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगी MSP पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे. ठीक है, अगला है KCC. बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसान होते हैं उनके लिए. KCC होता है किसान क्रेडिट कार्ड. ठीक है, किसान क्रेडिट कार्ड क्या होता है? किसान क्रेडिट कार्ड इज़ अ क्रेडिट
delivery mechanism that is aimed at enabling farmers to have a quick and timely access to affordable credit. क्रेडिट का मतलब क्या होता है? एक तरीके का लोन, ठीक है। जब भी क्रेडिट वर्ड तुम्हें दिखाई दे, इसका मतलब होता है एक तरीके का लोन। तो किसानों को नई फसल उगाने के लिए कुछ पैसा दिया जाता है, उसे वो किसके थ्रू दिया जाता है? केसीसी के थ्रू। एक तरीके का लोन दिया जाता है किसानों को, और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस पे, ठीक है। तो अफोर्डेबल प्राइजेस का मतलब है कि जो टैक्स होता है, जो इंटरेस्ट होता है उस पर, वो बहुत ही कम होता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है वो बहुत ही कम होता है। तो केसीसी वो होता है, केसीसी एक तरीके का लोन है जो कि सिर्फ किसानों को ही मिलेगा, और वो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो बहुत ही कम होगा, ठीक है। तो अभी हम इस सेक्शन में आज इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स के बारे में समझेंगे। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, उसे डिटेल में समझते हैं, ठीक है। It was mentioned in the previous pages that agriculture has been practiced in India for thousands of years. देखो, खेती जो है, एग्रीकल्चर जो है, वो हजारों साल से होता आ रहा है। Sustained use of land without compatible institutional changes have hindered the pace of agriculture development, ठीक है। अगर हम केवल पुराने टूल्स का ही यूज़ करते रहेंगे और नई टेक्नोलॉजी या नई इंस्टीट्यूशनल चेंजेस जो हो रहे हैं दुनिया में खेती में, अगर उसको हम नहीं अपनाएंगे, तो जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है इंडिया का, वो रुक जाएगा। In spite of development of sources of irrigation, most of the farmers in large parts of the country still depend upon monsoon and natural fertility in order to carry on their agriculture. देखो, आज भी बहुत सारे पार्ट में इंडिया की इरिगेशन सिस्टम बहुत बदल चुका है। अब ग्राउंड वाटर का यूज़ किया जाता है, ट्यूबवेल्स का यूज़ किया जाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जाती है, यानी कि जो रेनफॉल होती है, बारिश होती है, तो उसका पानी इकट्ठा किया जाता है। तो जो सोर्सेज है इरिगेशन के, वो बहुत बदल चुके हैं आज की डेट में। लेकिन आज भी मोस्ट ऑफ द फार्मर्स, जो पूरी हमारी कंट्री है, वो किस पे डिपेंड करते हैं? आज भी वो मानसून पे डिपेंड करते हैं और नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं। वो फर्टिलाइज़र्स का यूज़ नहीं करते, पेस्टिसाइड्स का यूज़ नहीं करते, ठीक है। फॉर अ ग्रोइंग पॉपुलेशन दीज पोजेज अ सीरियस चैलेंज। अगर, जैसे कि तुम जानते हो कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, तो अगर हम अभी भी पुराने ट्रेडिशनल तरीके ही यूज़ करेंगे तो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा पॉपुलेशन की जो नीड्स हैं उसको फुलफ़िल करना, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। एग्रीकल्चर विच प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% ऑफ इट्स पॉपुलेशन। एग्रीकल्चर पर कितने लोग डिपेंडेंट हैं? मोर देन 60%, ठीक है। 60% से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो खेती पर डिपेंड करते हैं इंडिया में। नीड सम सीरियस टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स, और इसी कारण से हमें ज़रूरत है कि हम कुछ टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स करें और अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करें, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को हम इंक्रीज़ करें। इसके लिए हम कुछ समझेंगे 1960s और 1970s में क्या टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे, और उसके बाद हम समझेंगे 1980s और 1990s में कौन से इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स आए थे। डिस्क्राइब द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल चेंजेस इंट्रोड्यूस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से रिफॉर्म्स आए। रिफॉर्म्स का क्या मतलब होता है? बदलाव। तो सबसे पहला जो रिफॉर्म आया वो था लैंड रिफॉर्म्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से? कलेक्टिवेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदार्स। देखो, ज़मीन पे जो अधिकार था, जैसे ज़मीन, लैंड रिफॉर्म्स किस तरीके से आए? सबसे पहला था कलेक्टिवाइजेशन, ठीक है। कलेक्टिवाइजेशन का मतलब है सारे ज़मीन को इकट्ठा कर लेना, ठीक है। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स,
जो भी होल्डिंग्स हैं, मतलब जो हमने जिसके पास जो ज़मीन है उसके बारे में हमारे को पता होना चाहिए, उसको लिखा जाने लगा, ठीक है, कंसोलिडेट करने लगे, इकट्ठा करके उसको एक जगह लिखा जाने लगा। कॉपरेशन हुआ, गवर्नमेंट का कॉपरेशन हुआ लोगों के साथ, ठीक है। और जो जमींदारी थी, पहले से जो जमींदारी सिस्टम चला आ रहा था उसको ख़त्म कर दिया गया। were given priority to bring about institutional reforms in the country after independence। तो इस तरीके के इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए आफ्टर इंडिपेंडेंस। कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स, कॉपरेशन एंड अबॉलिशन ऑफ जमींदारी। तो इस तरीके से जो ज़मीन है उसका किसके पास कितनी ज़मीन है, किसके पास जितनी भी ज़मीन उसके आसपास थी उन सबको इकट्ठा कर दिया गया, ठीक है। और गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला उन्हें किस चीज़ में, कि ज़मीन को किस तरीके से यूज़ करना है एग्रीकल्चर के लिए, तो गवर्नमेंट उसमें सपोर्ट करती थी। और जमींदारी सिस्टम चल रहा था, जो लोग बड़े जमींदार हुआ करते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे और वो काम कराया करते थे, वो सब खत्म हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस। दूसरा हुआ एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। इसमें दो तरीके के रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रिवॉल्यूशन और वाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या था और वाइट रिवॉल्यूशन क्या था। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है हरित क्रांति। हरित क्रांति का मीनिंग होता है जैसे गेहूं को उगाना, राइस को उगाना, यानी हरी। ग्रीन रिवॉल्यूशन का मतलब होता है क्रॉप से, यानी प्लांट से, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन का मतलब यह है कि एक तरीके से पूरा बदलाव कर देना सिस्टम के अंदर, और प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, ठीक है। ज़्यादातर कौन सी प्रोडक्शन इंक्रीज हुई इसमें, वीट, राइस, ठीक है, शुगर केन, ये सारी जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हुई। वाइट रिवॉल्यूशन क्या होता है, वाइट रिवॉल्यूशन होता है रिलेटेड टू द मिल्क। देखो दूध सफ़ेद होता है तो मिल्क से रिलेटेड है, तो वाइट रिवॉल्यूशन के कारण क्या हुआ, मिल्क की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई। जब भी रिवॉल्यूशन होगा ना एग्रीकल्चर के अंदर, तो उसमें प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ग्रीन रिवॉल्यूशन बेस्ड ऑन द यूज़ ऑफ पैकेज टेक्नोलॉजी एंड वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वर सम ऑफ द स्ट्रेटजीज इनिशिएटेड टू इम्प्रूव द लॉट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, ठीक है। तो पैकेज टेक्नोलॉजी इंक्रीज हुई, ठीक है। पैकेज टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है यहाँ पर कि जो सामान है उसे पैक करके कहीं और भेजा जाता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा दिन स्टोर रह सके, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से एग्रीकल्चर जो है वो ज़्यादा दिन टिक पाता था, क्योंकि अगर पहले ही सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी या कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी तो फिर वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी और वो ख़राब ज़्यादा हो रही थी पहले। तो इस कारण से क्या किया गया, पैकेज टेक्नोलॉजी का यूज़ किया गया और पैकेजिंग करना स्टार्ट कर दिया सामान को, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टोर करके रखा जा सके और उसका यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो, ठीक है। वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड भी कहलाता है। वाइट रिवॉल्यूशन मैंने अभी बताया था कि मिल्क से रिलेटेड है। इसमें क्या हुआ कि मिल्क की जो प्रोडक्शन है उसको बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर दिया था, ठीक है। तो क्योंकि 1960 और 1970s के टाइम पर बस कुछ सिलेक्टिव एरियाज़ को ही टारगेट किया हुआ था गवर्नमेंट ने, ठीक है। इसी कारण से सिर्फ ज़्यादा इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दी गवर्नमेंट को। तो 1980s और 1990s के अंदर अ कम्प्रीहेंसिव लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड। तो 1980s और 1990s में गवर्नमेंट को एक लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम लाना पड़ा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ की जा सके, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल और टेक्निकल रिफॉर्म्स इसमें भी लाए गए 1980s और 1990s में भी, ठीक है। तो उनको समझते हैं कि कौन कौन से 1980s और 1990s में टेक्निकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स लाए गए, ठीक है। देखो, एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट रिफॉर्म प्रोग्राम इंट्रोड्यूस्ड बाय द गवर्नमेंट इन द इंटरेस्ट ऑफ रिफॉर्म फार्मर्स, ठीक है। बहुत सारे एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो हैं, रिफॉर्म प्रोग्राम्स लाए गए गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। इससे क्या हुआ, जो खेती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। किस तरीके से, देखो पहला पॉइंट है हमारा
लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ, जो क्रॉप है उसका इंश्योरेंस कराने लग गई गवर्नमेंट, ठीक है। लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में क्या हुआ, प्रोविजन फॉर क्रॉप इंश्योरेंस अगेंस्ट ड्रॉट, फ्लड, साइक्लोन, फायर एंड डिजीज। गवर्नमेंट ने ये देखा कि सबसे ज़्यादा जो खेती का नुकसान हो रहा है वो हो रहा है ड्रॉट आने की वजह से, फ्लड आने की वजह से, साइक्लोन आने की वजह से, या कभी आग लग जाती है किसी खेत में, या कभी डिजीज़ हो जाती है। तो इससे डेवलपमेंट नहीं हो रहा। तो एक प्रोग्राम लेके आई, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके अंदर उन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, सारी क्रॉप्स की इंश्योरेंस करना स्टार्ट कर दिया। इंश्योरेंस से क्या होगा, अगर कभी भी ड्रॉट आता है, फ्लड आता है, या साइक्लोन आता है, या कुछ भी ऐसी आपदा आती है, तो गवर्नमेंट उसको जो भी नुकसान हुआ है खेती का, उसका इंश्योरेंस हो रखा हुआ क्रॉप का। तो जो किसान हैं, फार्मर्स हैं, उनको नुकसान ना हो इसलिए इंश्योरेंस कराया गया क्रॉप्स का। और जब भी ऐसी कोई आपदा आती है तो जितना भी नुकसान होता है क्रॉप्स का, उसके लिए फार्मर्स को पैसा दिया जाता है। इंश्योरेंस का जो पैसा है वो वापस मिल जाता है उन्हें, ठीक है। तो इस तरीके से जो उनकी जो क्रॉप है अब वो सिक्योर हो गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक्स, ग्रामीण बैंक्स बनाए गए जो कि लोन दे सकेंगे केवल और केवल किसानों को। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाई गई किसानों के लिए, ये भी एक तरीके का बैंक होता है। बैंक फॉर प्रोवाइडिंग लोन्स फैसिलिटीज़ टू द फार्मर एट द लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो याद रख लेना, ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और कुछ बैंक्स हैं जो बेसिकली क्या करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को लोन देते हैं एट द लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अगला क्या कदम उठाया गवर्नमेंट ने 1980s के दौरान, वो था केसीसी स्टार्ट कर दिया। केसीसी भी एक तरीके का लोन होता है। उसमें क्या होता है, एटीएम कार्ड की तरह तुम्हें एक कार्ड दिया जाता है, ठीक है, उस पर लिखा होता है केसीसी। तो उसमें तुम्हारी लिमिट होती है कि तुम उतना पैसा कभी भी गवर्नमेंट से ले सकते हो, ठीक है। कोई डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो केसीसी का अगर तुम्हारे पास कार्ड है तो तुम जैसे अगर उसकी लिमिट है 1 लाख रुपए, तो 1 लाख रुपए तुम हर साल गवर्नमेंट से ले सकते हो। अगला है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। अगर किसी की चोट लग जाती है या किसी का भी एक्सीडेंट हो जाता है तो ये वाली जो स्कीम है उसकी प्रोटेक्शन के लिए, फार्मर्स की प्रोटेक्शन के लिए ये बनाई गई, जिसमें पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम लाई गई किसानों के लिए, ठीक है। तो ये इस तरीके के बेनिफिट्स जो हैं गवर्नमेंट ने फार्मर्स को दिए। 1980s और 1990s में एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कदम उन्होंने उठाया, वो क्या था, वेदर बुलेटिन्स, ठीक है। वेदर रिपोर्ट्स देने लग गए वो, ठीक है। वेदर न्यूज़ होती है ये। एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स लाए गए किसानों के लिए, जिससे उन्हें रेडियो और टेलीविज़न पे ये बताया जाता था कि वेदर रिपोर्ट किस तरीके की है, कब तूफान आने वाला है, क्या होने वाला है, ठीक है। और ये बताया जाता था कि अपनी फसल को कैसे वो की प्रोडक्शन को किस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं, कौन सा सीड उन्हें यूज़ करना है। तो रेडियो पे और टेलीविज़न पे बहुत सारे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस किए गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट आल्सो अनाउंसेस द मिनिमम सपोर्ट प्राइस, रेम्यूनरेटिव and procurement prices for important crops to check the exploitation of the farmers by the speculators and the middlemen, ठीक है। जो बीच के आदमी थे, किसान जो है अपना, पहले क्या होता था, अपना जो फसल होती थी वो एजेंट को बेचते थे, और फिर वो एजेंट गवर्नमेंट से पैसा लेके, मतलब एजेंट क्या था, सस्ते में ख़रीदता था और वो गवर्नमेंट को महंगे में बेचता था। तो जो ये एजेंट या मिडिल मैन होते थे, इनका जो काम है वो ख़त्म कर दिया गवर्नमेंट ने, ठीक है। और गवर्नमेंट ने एमएसपी डायरेक्ट देना स्टार्ट कर दिया। तो सारी चीज़ों पे को फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने कि एजेंट ज़्यादा पैसा ना खाएं, इसलिए उन्होंने क्या किया, जो क्रॉप्स हैं उनका प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया। बोला कि एमएसपी है ये, एमएसपी से कम तुम कोई भी खरीद नहीं सकता किसानों का, ठीक है। और दूसरा हुआ रेम्यूनेटिव का मतलब है पैसा देना, ठीक है। गवर्नमेंट साथ के साथ उनके लिए पैसा भी देना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। पहले क्या होता था, किसान जो है खेत अपनी फसल दे दिया करता था और जो पैसा होता था वो लेट आता था। तो रेम्यूनेशन भी यही होता है, मतलब किसानों को पैसा मिलता है कुछ, और वो भी साथ के साथ ही, ठीक है। अगला है प्रोक्यूरमेंट। प्रोक्यूरमेंट क्या होता है, खरीद।
ठीक है। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने खुद खरीदना स्टार्ट कर दिया। अब एजेंट की ज़रूरत नहीं थी, आप सीधा आप मंडी में जाइए और गवर्नमेंट को डायरेक्टली आप बेच सकते हो अपनी फसल। ठीक है। तो इस तरीके से जो बीच मिडल मैन है, मिडल मैन का काम इन्होंने पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। तो ये हैं कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स। देखो, इंश्योरेंस की स्कीम है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रॉप इंश्योरेंस होता है, किसान क्रेडिट कार्ड इस तरीके का होता है। ये कार्ड होता है जिस पे आपको एक लिमिट दी जाती है, तो क्रेडिट कार्ड की तरह ये राज्य सरकार पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम भी है जो कि किसानों के लिए होती है। ठीक है। देखो, 1980s और 1990s में ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था, जैसे कि हमने जाना। ठीक है, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या हुआ था, लास्ट क्लास 9th में भी ये तुमने समझा था कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है उसमें कुछ चीज़ों में चेंज किया गया था। वो क्या था, हम हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का यूज़ करने लग गए थे। ठीक है, HYV सीड्स का। ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन है इस पे, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ यूजिंग हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मशीन्स एंड अदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इन इंक्रीजिंग द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो HYV सीड्स का, मशीन्स का और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का क्या फ़ायदा हुआ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में। ठीक है, इंपॉर्टेंस किस तरीके से ज़्यादा है। देखो, HYV सीड्स और मशीन्स का फॉर्म द बेसिस ऑफ द मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो HYV सीड्स हैं और जो मशीन्स हैं वो क्या बताती हैं, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को बताती हैं कि मॉडर्नाइजेशन आ रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ओपन्ड एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स एंड एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स। ठीक है। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है इंपॉर्टेंस किस तरीके से बढ़ी HYV सीड्स की। देखो, किस तरीके से बढ़ी, जब गवर्नमेंट ने बहुत सारी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ बनाई, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स बनाए और इंस्टीट्यूशन एग्रीकल्चरल फॉर्म्स बनाए, तो वहाँ पर क्या हुआ, HYV सीड्स का यूज़ हुआ और मशीन्स का यूज़ हुआ, जिससे ये देखा गया कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रही है। फार्मर्स आर ट्रेन टू एडॉप्ट न्यू फार्म मशीनरीज टू इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। और जो ये रिसर्च सेंटर्स थे, यहाँ पर फार्मर्स को ट्रेन किया जाता था कि ये जो नई मशीनरीज हैं इनको भी वो यूज़ करें और अपनी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको वो इंक्रीज़ कर सकें। फार्मर्स गेट दीज इनपुट्स ऑन सब्सिडाइज रेट्स एंड ऑन लोन बेसिस। ठीक है। और जो ये HYV सीड्स हैं या मशीन्स हैं, ये फार्मर्स को किस तरीके से मिलती थी, सब्सिडाइज्ड रेट पे। सब्सिडाइज्ड रेट का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो एक ट्रैक्टर है, उसकी कीमत है मतलब 5 लाख रुपए। ठीक है। तो सब्सिडाइज्ड रेट का मतलब होता है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट देगी और कुछ फार्मर देगा। तो सब्सिडाइज्ड रेट पे उसको वो 3.5 या 3 लाख रुपए में मिल जाएगा, जिसमें गवर्नमेंट 2 लाख रुपए देगी और 3 लाख रुपए किसान को देना पड़ेगा। तो इस तरीके का सिस्टम लाया गया गवर्नमेंट के द्वारा कि सब्सिडाइज्ड रेट पर मशीन्स को दिया गया या फिर लोन्स पे मशीन को दिया गया, सस्ते लोन, रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका बहुत ही कम रहता था। ठीक है। तो ये थे हमारे टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स जो कि 1990s तक हुए थे। ठीक है। थैंक यू। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।